नमस्ते। हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के छंद। बीए तृतीय वर्ष के तीसरी जो यूनिट है उसके अंदर लगा हुआ है छंद टॉपिक। और छंद का प्रश्न आपको बनने की संभावना है कि छंद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जो आपके छंद के नाम दिए हुए हैं सिलेबस में उसको बताइए। तो पहले हम उसका सामान्य परिचय पढ़ते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए छंद जो है उसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि छंद क्या होता है। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक तथा गण आदि को ध्यान में रखकर काव्य रचना की जाए है छंदबद्ध रचना है। यानी कि इन सबको ध्यान में रखकर जो रचना की जाएगी वो छंदबद्ध होगी। और छंद से रहित जो रचना होती है वो क्या होता है, गद्य होता है। और छंद से युक्त जो रचना होती है वो क्या होता है, पद्य होता है। तो पहले जो हमने परिभाषा दी थी, इस परिभाषा में दिए गए ये जो शब्द है इन शब्दों का अर्थ जानेंगे। इन शब्दों के अर्थ मतलब जैसे सबसे पहले हमने देखा वर्ण। वर्ण क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हमारी हिंदी की वर्णमाला जो है उसके अंदर कुल वर्ण कितने माने गए हैं, 44। और मानकीकृत रूप जो है उस रूप में हमारे टोटल जो वर्ण है वो कितने हैं, 52 वर्ण है। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा जो शब्द है वो है मात्रा। मात्रा क्या होता है, स्वर जो है उन स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ये तो हमें पता चल गया कि समय जिसके स्वर जब अपन बोलते हैं तो उसके अंदर जो समय लगेगा वो है समय। जैसे हम किसी व्यंजन के साथ में किसी स्वर को लगाते हैं तो उसके अंदर जो समय लगेगा वो समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अर्थात जो स्वर है वो स्वर कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने कहा वर्णमाला में 44 या फिर मानकीकृत रूप से 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में क्या क्या दो होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। इन व्यंजन में ही स्वरों की लगने पर वो उसकी मात्रा कहलाती है। तो स्वर जो है वो वर्णमाला में जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। अब लघु स्वर और दीर्घ स्वर की विशेषता यह है कि छंद में लघु स्वर और दीर्घ स्वर को कैसे गिना जाता है। तो लघु स्वर के लिए 1 मात्रा और जो दीर्घ स्वर जिसके अंदर लगा होगा उसमें 2 मात्राएं मानी जाती है। इस 2 मात्राओं को हम छंद में इस सिंबल से बताते हैं या फिर देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लघु स्वर होते कौन से हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्वरों के उच्चारण के अनुसार मात्राएं गिनेंगे। अब लघु स्वर जो है इसके अंदर लघु स्वर 4 प्रकार के हैं। एक है अ, एक है ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जो है वो है कितने, 7। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। जहाँ पे जिस व्यंजन के साथ में ये 7 स्वर लगे होंगे वहां पे हम मात्रा गिनेंगे 2। और जिन व्यंजन के साथ में ये 4 स्वर लगे होंगे उसमें हम मात्रा गिनेंगे 1। इन मात्राओं के गिनने के माध्यम से हम किसी भी छंद को पहचानते हैं। वो आगे चर्चा करेंगे कि उसके अंदर भी कुछ भेद है। अब तीसरी बात देखते हैं हम यति। यति का अर्थ क्या होता है, यति का मतलब है कि जब हम कोई पद पढ़ते हैं या पद लिखते हैं तो उसके अंदर जो कुछ समय के लिए ठहराव या रुकावट आती है या विराम जहां हम लेते हैं उस विराम को क्या बोला जाता है, यति बोला जाता है। तो क्या होता है कि पद में जहां पे कुछ समय के लिए विराम लिया जाए वो कौन सा है, यति कहलाता है। गति क्या होता है, जब कोई कविता पाठ करते हैं या फिर कोई पद बोलते हैं तो उसके अंदर जो संगीतात्मकता, तो जो लयात्मकता बनी रहती है उस लयात्मकता को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। चरण क्या होता है, जैसे मैं कहूंगी कि यति विराम, एक उदाहरण बोलूंगी,
क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को कंठ करने से भला, रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला। हाँ, स्वेद बनकर व्यर्थ है बहता हमारा रक्त है, संपत्तों के फेर में बर्बाद होता वक्त। तो मैंने जो पूरा पद बोला, इसके अंदर मैंने हर पंक्ति में क्या किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव आया है। उस ठहराव को क्या बोलते हैं, विराम को या ठहराव को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। और यह जो लयात्मकता बनी रही बोलने में, हमें एक जैसी पीछे जो तुकबंदी आ रही है, उसके कारण क्या होता है, जो लयात्मकता है वो क्या होती है, गति होती है। चरण क्या होता है, कोई पद जो है उसके अंदर जो पंक्तियां होती है, वो पंक्तियां जो क्या कहलाती है, चरण कहलाती है। मुख्य रूप से एक पद में 4 चरण होते हैं। तुक क्या होता है, तुक मतलब क्या है कि जब अपन कोई, मैं आपको हनुमान चालीसा जैसा अपन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दो चरण में क्या है, अंत में एक ही मात्रा से या फिर एक ही स्वर, एक जैसे स्वर से ही उसका अंत होता है, उसे क्या बोलते हैं, तुकबंदी। दामा, धामा, सागर, चरण इत्यादि जो ऋण, अर्ण, धामा, मा इत्यादि जो ये अंत में जो एक जैसे चरण से जो अंत होता है, वो क्या कहलाता है, तुक कहलाता है। अब अंत में क्या है, गण। ये जो गण है, ये गण जो है वह 3-3 वर्ण जो होते हैं उनसे बनता है। तो ये गण छंद में कितने बताए गए हैं, छंद में 8 गणों को बताया गया है। अर्थात छंद में गण की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, मतलब 8 प्रकार के गण होते हैं। अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि गण क्या होते हैं। जो गण है, ये 3 वर्णों का समूह होता है। क्या होता है, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। तो गण जो है वो होते कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं। और इसमें क्या याद रखना है, मुख्य रूप से इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है, य माता राज भान सलगा। य माता राजभान सलगा, ये सूत्र जो है, ये याद होता ही हम किसी भी पद में गणों की गणना करना जो है वो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। अब कैसे, जैसे मैंने सूत्र लिखा, यह माता राजभान सलगा। अब यह माता राजभान सलगा को अपन ऐसे लिखते हैं कि ये ऊपर वाला मैं एक बार मिटा देती हूँ। यह माता राजभान सलगा, इसको 4 से 5 बार बोल लिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब यह माता राजभान सलगा को हम लिखते हैं, पहला य, माँ है म, ता है त, रा है र, जा है ज है, भा भ, न स, ल और का। अब इससे क्या होगा, जैसे हम क्या, मैंने जैसे आपको बताया, गण जो होते हैं वो 3 वर्णों का समूह होता है। क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो 3 वर्ण क्या हो गए, यह माता का 1 2 3, यानी कि 3 वर्ण क्या हुए, यह माता। तो यह माता में अब ये जो पहला जो गण है वो कौन सा कहलाएगा, ये गण। ठीक है, पहला है ये गण। माता म से शुरू हुआ है तो कौन सा होगा, मगण। त से शुरू हुआ है तो कौन सा होगा, तगण। रा से शुरू हुआ है तो कौन सा होगा, रगण। ज से शुरू हुआ है तो जगण।
भ से शुरू हुआ है तो भगड़, न से शुरू हुआ है तो नगड़, स से शुरू हुआ है तो सगड़, और ल और ग जो है वो क्या कहलाएंगे? लघु और गुरु। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको जैसे बताया कि गण कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? एक लघु और एक गुरु। ये होते हैं गण को पहचाने, यानी कि छंद को पहचानने का एक तरीका है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि अब ये जो मात्रा है, इन मात्राओं को कैसे गिना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लघु जो होता है वो इस सिंबल से 1 से, और गुरु मात्रा को 2 के लिए इस सिंबल से गिना जाता है या फिर लिखा जाता है। तो हम इसमें देखेंगे य में एक ही मात्रा है, 1। माँ जो है इसके अंदर एक मात्रा लगी है किसकी? आ की, तो कौन सी हो गई? 2। ता हो गई 2। रा में कितनी हो गई? 2, क्योंकि ये मैंने बताया था कि दीर्घ की जो गुरु स्वर जो है वो गुरु स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो इसके अंदर मात्रा से आप पता लगा लेंगे कि जिसके अंदर गुरु या फिर दीर्घ स्वर होंगे वहां पे होगी 2 मात्रा। अब ज के अंदर क्या लगा हुआ है? अ, तो अ क्या है? लघु स्वर है, तो लघु स्वर के लिए क्या बताया था मैंने? 1 मात्रा। भा में आ है तो 2 मात्रा। न में अ है तो 1 मात्रा। स में 1 मात्रा। ल में 1 और ग में 2। मतलब ये लघु और ये गुरु। ये हो गया हमारा किसी भी छंद को पहचानने के लिए मात्राओं को कैसे गिना जाता है। तो मात्राओं को गिनने का तरीका आपको आ ही गया होगा कि आपको सबसे पहले ये सूत्र याद करना है। ये सूत्र ये बताता है कि छंद में जो गण होते हैं वो गण 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकार के गणों के माध्यम से हम मात्राओं को गिनते हैं और उससे पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा गण है। अब ये यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, इन गणों को गिनने के लिए हमने मात्राएं लगाई। अब इनके लिए भी ऐसे देखा जाता है कि जो यगण है इसके अंदर कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 और 2 4, मतलब 5। 1 2 और 2 कितनी हो गई? 5। मगन के अंदर क्या है? 2 2 2 कितने हो गए? 2 2 2 6। तगन के अंदर कितनी हो गई? 2 2 1, तो कितनी हो गई? 2 2 1। रन कितनी हो गई? 2 1 2 2 1 2। जगन के अंदर कितनी हो गई? 1 2 और 1 1 2 और 1। हो गई 2 1 1 2 1 1। नगर के अंदर कितनी हो गई? 1 1 1 1 1 1। और सगन के अंदर कितनी हो गई? 1 1 2 1 1 2। हम इसको देखेंगे तो अब क्या होगा कि इसके अंदर एक तो क्या हो गया? और 2 क्या हो गया? गुरु। इसके अंदर तीनों ही गुरु। इसके अंदर 2 गुरु 1 लघु। इसके अंदर 2 पहले मध्य पे क्या है? लघु, और किनारे पे क्या है? 2 गुरु है। बीच में क्या है? इसमें गुरु है। इसमें शुरुआत में गुरु है, 2 लघु है। इसमें तीनों ही लघु है और इसमें शुरुआत में 2 लघु है और फिर 1 गुरु है। तो इस तरीके से इन मात्राओं को हमने गिना। अब किसी भी शब्द के अंदर हम मात्राओं को कैसे पहचानेंगे, उन मात्राओं को पहचानने का तरीका समझेंगे। अभी हमने देखा गण, उससे पहले हमने जो परिभाषा देखी थी उस परिभाषा में जो गण, तुक, चरण, लय, मात्रा, वर्ण इत्यादि जो बताया गया था उसमें सामान्य अपन ने पढ़ा। अब क्या देखेंगे कि इससे आगे जो मात्राएं जो गिनी जाती है वो मात्राएं हम कैसे गिनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मात्रा है ये मात्राएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है लघु और एक होती है गुरु, या फिर ठीक है। अब इसके लिए एक गिनेंगे और इसके 2 गिना जाएगा। ठीक है। अब हम क्या होता है कि कुछ हम देखते हैं कि छंद के अंदर कहीं कहीं जो वो लघु मात्रा भी क्या होती है? गुरु के रूप में गिनी जाती है, के रूप में गिनी जाती है। कैसे गिनी जाती है? इसके लिए एक तो है कि जब संयुक्ताक्षर हो,
संयुक्ताक्षर के समय क्या होता है, अगर कोई मैं बोलूं सत्य, इसके अंदर संयुक्त अक्षर क्या है, त जो है य से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई संयुक्त अक्षर हो तो उस जो आधा शब्द है जो आगे वाले वर्ण पे जुड़ा हुआ है वो उससे पहले वाले वर्ण के अंदर गिना जाएगा। तो स के अंदर वैसे तो लगा हुआ क्या है, मात्रा क्या लगी हुई है, अ, मतलब क्या हो गया, लघु। लघु मतलब क्या, एक मात्रा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब संयुक्ताक्षर हो तो संयुक्ताक्षर में उससे पहले वाले वर्ण में कितनी मात्रा गिनी जाएगी, दो। तो वो अपने आप क्या हो गई, लघु होते हुए भी दो मानी जाएगी। तो यहाँ पे स में कितनी होगी, दो मात्रा, और य में कितनी होगी, एक मात्रा, मतलब कितनी, टोटल तीन मात्रा। समझ आया। इसके अलावा दूसरा जो चीज है वो क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार जहाँ लगा हो वहां पे भी हम देखते हैं कि जो लघु स्वर है वो लघु स्वर क्या माना जाएगा, दीर्घ स्वर माना जाएगा। जैसे संयम बोलूं मैं, संयम, संयम में ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार। अब मैं जब संयम मात्राएं गिनूंगी तो स के अंदर तो एक ही मात्रा है, लेकिन अनुस्वार होने के कारण स में दो मात्रा, या में एक मात्रा, म में एक, अर्थात कितनी हो गई, चार मात्रा। दूसरा नियम ये है। एक तीसरी बात और है। तीसरी बात क्या है कि जैसा अपन ने यहाँ देखा संयुक्त अक्षर, एक होता है हलंत। जब मैं कहूँ राजन, जिस शब्द में हलंत लगा हो उस हलंत वाले शब्द को हम हलंत वाले वर्ण को हम क्या कर लेंगे, आगे वाले वर्ण में गिन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, र के अंदर क्या मात्रा है, आ मतलब दीर्घ मात्रा, दो मात्रा होगी। ज के अंदर अ स्वर लगा हुआ है इसलिए एक मात्रा है, लेकिन जैसे मैंने बताया हलंत जहां लगा होगा उसको हम किसके अंदर गिनेंगे, उससे पहले वाले वर्ण के अंदर गिनेंगे। तो न को अगर ज में गिन लेंगे तो कितनी हो गई, दो, अर्थात कितनी हो गई, पूरी चार मात्राएं हो गई। ये है इसके बेसिक से कुछ कुछ कहीं कहीं हम देखते हैं कि जहाँ पे हम लघु स्वर समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे लघु मात्रा है, वहां पे लघु मात्रा किस परिस्थितियों के अंदर वो गुरु बन जाती है, तो वो ये परिस्थितियां हैं। लेकिन यहीं पे हम एक अपवाद भी देखते हैं। क्या अपवाद देखते हैं कि जैसे अनुस्वार पढ़ा तो हमने मान लिया कि उसको लघु मान लेते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु, ये एक इस छंद का जो लघु का जो बात है उसके अंदर एक ये अपवाद है। क्या अपवाद है कि जहां पे चंद्र जिस शब्द में, उस जैसे मैंने कहा हंस, तो इसके अंदर ये जो चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु को हम दो मात्रा में नहीं गिनेंगे, इसको हम क्या गिनेंगे, एक मात्रा। मतलब हंस जो है उसके अंदर एक ह एक मात्रा और स के अंदर एक मात्रा, मतलब कितनी, दो मात्राएं हो गई, दो मात्राएं। ये इसका एक अपवाद था। ये तो हमने देख लिया मात्रा के संदर्भ में। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से ये मात्रा और छंद के अंदर ये मात्राओं की क्या भागीदारी है, कैसे हम छंद को पहचानते हैं इत्यादि। अब छंद जो है, मुख्य रूप से अब छंद की ये बात करेंगे कि छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं हिंदी साहित्य में छंद जो है वो दो प्रकार के हैं। कितने हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वर्णिक छंद। नाम से ही स्पष्ट है क्या कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाए, किसमें, जिसमें मात्राओं की गणना की जाए, वो कौन सा छंद होता है, मात्रिक छंद। और ऐसे ही क्या है इसमें, जिसमें वर्ण की गणना की जाए, वो कौन से छंद कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे वर्णिक का अर्थ क्या है, वर्ण, अर्थात वर्ण, जिन इनमें क्या गिनेंगे, हम वर्णों को गिनेंगे, और मात्रिक में क्या गिनेंगे, हम मात्रा को गिनेंगे। मात्रा को कैसे गिना जाता है वो तो हमने देख लिया, और वर्णों को कैसे गिना जाए वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कमल। अब कमल के अंदर कितने वर्ण हैं, एक, दो, तीन, टोटल कितने वर्ण हो गए, तीन वर्ण हो गए। इसके अंदर हम ऐसे नहीं देखेंगे कि कितनी मात्रा, जैसे मैं बोलूं आवाज, आवाज। अब इसके अंदर चूंकि हम मात्राएं गिनेंगे तब तो हम देखेंगे कि आ में दो मात्रा है,
वा में 2 मात्रा है, ज में 1 मात्रा है, अर्थात कितनी हो गई? कुल 5 मात्रा है। लेकिन वर्णों के अंदर कोई मात्रा को गिना नहीं जाएगा, सिर्फ देखेंगे इसके अंदर कितने वर्ण, 1 2 3, अर्थात कितने हो गए? 3 वर्ण हो गए। तो हम वर्णिक छंद में किसी भी पद को जब देखेंगे तो उसके अंदर वर्णों को गिनकर उसके अंदर पता लगाएंगे कि कौन सा छंद है। ऐसे ही हम देखेंगे कि मात्रिक जो छंद है इसके अंदर हम मात्राओं को गिनेंगे और फिर पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन सा छंद है। आज के लिए हम इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर आपके जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से मात्रिक छंद और वर्णिक छंद लगे हुए हैं, और उसके बारे में एक एक या दो उदाहरण के साथ में उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। धन्यवाद।